नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी के अपडेट के बारे में। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा, कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा कुछ इम्पोर्टेंस डिटेल्स के बारे में। तो सबसे पहले जो कंपनीज़ है यहाँ पे, वो है डिक्सन टेक्नोलॉजीज़। देखिए डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ आप सभी जानते हैं, इंडिया में जितने सारे मतलब कंज्यूमर ड्यूरेबल्स प्रोडक्ट्स है। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स प्रोडक्ट्स मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स जो इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स है, तो वो बनाने का काम करते हैं और इंडिया में इस कंपनी का रैंकिंग नंबर 1 पोज़ीशन में है। अभी इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स के नाम के बारे में तो आपको पता है। अगर प्रोडक्ट के बारे में बात करूँ, तो आपको इस कंपनी का प्रोडक्ट दिखेगा। यहाँ पे देखिए कैटेगरी वाइज़ दिखेगा। जैसे आप देखेंगे तो लाइट्स वगैरह, मोबाइल फ़ोन्स वगैरह, सिक्योरिटी कैमरा, साथ ही साथ आप देखेंगे तो रिवर्सल लॉजिस्टिक्स, तो साथ ही साथ मेडिकल इक्विपमेंट्स और भी देखिए टीवी, सेट टॉप बॉक्स और साथ ही साथ आप देखेंगे वॉशिंग मशीन। तो इस तरीके से होम जो एप्लायंसेस है, उस तरीके से प्रोडक्ट्स कंपनी बनाते हैं। तो कंपनीज की जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट मिला शाओमी से, शाओमी इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करने वाला है और वो भी किसके साथ डील करके, डिक्सन टेक्नोलॉजीज के साथ। इस डील के बाद डिक्सन टेक्नोलॉजीज में एक धमाका जैसा परफॉर्मेंस देखने को मिला, क्योंकि शाओमी चाइना के कितने बड़े ब्रांड है आप सभी जानते हैं। आज ओप्पो, वीवो साथ ही साथ रियलमी, नोटमी, ये सारे कंपनी शाओमी शाओमी का ही ब्रांड है। तो शाओमी चाहते हैं इस कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए, तो इसलिए इंडिया में वो खुद मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाने का सोचा और डिक्सन टेक्नोलॉजीज के साथ डील्स किए। तो अभी डिक्सन टेक्नोलॉजीज के डील तो हुआ, तो सब कुछ तो ठीक है। क्या कंपनी सही में आगे बढ़ने के लिए तैयार है? चलो मैं वो भी आपके साथ डिस्कस करता हूँ। तो देखिए मार्केट कैप कितना है, 24,000 करोड़। चलो अच्छा खासा मार्केट कैप है। अभी भी स्मॉल एंड मिड कैप टाइप के बीच में है। तो कंपनी का पी रेशियो तो 89 है और आरओसी आरओई तो ठीक ठाक लेवल्स में है। ठीक ठाक मतलब बेस लेवल में है। तो कंपनीज की जो मतलब एनुअली इनकम है 250 करोड़ के आसपास है और कंपनी का कर्जा ना के बराबर है। हाँ, प्रोमोटर के पास देखिए 34% का होल्डिंग्स है। उनमें से छोटा मोटा कर्जा, सॉरी छोटा मोटा शेयर उन्होंने क्या किया, प्लेजिंग रखा। तो इस प्लेजिंग रखने के पीछे कारण भी है। अगर मैं यही कारण मैं आपके साथ शेयर करूँ, तो ध्यान से देखेंगे तो कंपनी का CWIP क्या है, कंपनी की इस बार CWIP दिखा 120 करोड़ के आसपास। और कंपनी कर्जा भी देखिए, रिजर्व भी कंपनी बढ़ाया और कर्जा देखिए कंपनी कम किया। तो कंपनी का जो कर्जा है उसको कम किया और कंपनी खुद के स्टेक बेचा, क्योंकि कंपनी को बिजनेस को बड़ा करना है। इसलिए कंपनी 120 करोड़ पैसा लगा के रखा है। उस इस 120 करोड़ पैसा इसलिए लगाया क्योंकि कंपनी को अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में कुछ अच्छा खासा फायदा होने वाला है, तो इसीलिए प्रोसेसिंग में 120 करोड़ लगाया है। तो 120 करोड़ डायरेक्टली आपको नेक्स्ट ईयर में फिक्स एसेट में ऐड होता दिखेगा। तो यहाँ पे जो 1200 करोड़ के आसपास फिक्स एसेट दिख रहा है, नेक्स्ट ईयर में आपको करीबन 1500 करोड़ के आसपास फिक्स एसेट दिखेगा। तो एक मतलब हाई ग्रोथ कंपनी है, जिस प्रोडक्ट का डिमांड लगातार बढ़ते जा रहा है। जो कंपनी प्रोडक्ट बना रहा है वो प्रोडक्ट का डिमांड लगातार बढ़ते जा रहा है और लगातार बढ़ते भी जाएंगे, क्योंकि इसका डिमांड जो है वो लगातार इंक्रीज होने के पीछे एक ही कारण है कि कंपनी कंटिन्यूसली ग्रोथ करना। अभी कंपनी का जो मतलब ट्रेड रिसीवेबल है, उसके बारे में बात करो, कंपनी अच्छा खासा ट्रेड भी रिसीव किया। करीबन 1700 करोड़ के आसपास कंपनी इस बार ट्रेड रिसीव किया। तो सोचिए इतना बड़ा कंपनी को ट्रेड मिला, उस ट्रेड के हिसाब से कंपनी को तो इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ेगा ना। तो इसलिए हाथ में पैसा नहीं था। हाथ में कितना पैसा था, देखिए हाथ में सिर्फ 250 करोड़ के आसपास था। तो इसलिए कंपनी ने खुद का स्टेक को थोड़ा सा गिरवी भी रख दिया। तो कोई बात नहीं, इंस्टीट्यूशन भी देखिए अच्छा खासा होल्डिंग्स रखते हैं, चाहे वो एफएस हो, चाहे वो डीएस हो, चाहे वो पब्लिक्स हो। हर किसी ने इस कंपनी के ऊपर होल्डिंग्स उठा कर रखा। रही बात इस कंपनी का म्यूचुअल फंड सारे के बारे में बात करो, देखिए कंटिन्यूसली इसके ऊपर बाइंग किया गया और लास्ट मंथ मतलब जून मंथ में कंपनी के ऊपर सेल किया गया। अभी देखना है जुलाई मंथ में क्या किया गया है, क्योंकि जुलाई मंथ अभी खत्म हुआ है, अगस्त मंथ स्टार्ट हुआ है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे जुलाई मंथ में किस तरीके से परफॉर्मेंस हुआ, वो आपको दिखेगा कुछ इस लेवल में। आपको मैं वो भी मैं अगर आपको दिखा दूँ तो ध्यान से देखेंगे तो चार्ट पैटर्न्स में आपको सब कुछ दिखेगा। देखिए जून मंथ में क्या किया गया, जून मंथ में अच्छा खासा, अप्रैल मई जून इस तीनों टाइम में अच्छा खासा बाइंग किया गया। आपको पहले भी मेंशन किया था, यहाँ पे एक लेवल्स क्रिएट हुआ और उसके ब्रेकआउट इस कैंडल दिया। मैंने आपको मेंशन किया था कि दो अलग कैटेगरीज बनेगा। तो पहले तो ये जो गैप है, इस गैप को कभी ना कभी फिलअप करेगा, तो वो गैप को फिलअप किया। उसके बाद नेक्स्ट लेवल जो है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, उस रेजिस्टेंस को टच किया। उसके बाद देखिए फिर से ब्रेकआउट किया और नेक्स्ट रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कम सप्लाई जोन, ये बिग रेजिस्टेंस के साथ कब सप्लाई जोन क्यों है, क्योंकि यहाँ से शेयर के ऊपर बिग क्रैश देखने को मिला। तो इस लेवल से कंपनी के ऊपर टच किया, उसके बाद करेक्शन भी हो रहा है।
तो मैंने आपको 2 मेंशन किया था, यहाँ पे एक ट्रेड मेंशन किया था और यहाँ पे एक ट्रेड मेंशन किया था। तो दोनों ट्रेड ही यहाँ पे अचीव हो चुके हैं और फिलहाल के लिए बीच में एक भी और भी ट्रेड बना, मगर वो ट्रेड अभी तक एक्टिव नहीं हुआ क्योंकि कंटिन्यूअसली बाइंग का जो ट्रेड है वो 24% के आसपास बना। तो उसके लिए आपको इस नीचे लेवल तक आना पड़ता, उसके बाद यहाँ पे टारगेट मिलता। तो नीचे तो नहीं आया, तो यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। अगर नीचे यहाँ से आए और उसके बाद रिवर्सल करे तो फिर से टारगेट बन सकता है। वो तो अलग बात है। तो अभी फिलहाल के लिए कोई भी ट्रेड नहीं है। इस लेवल के ऊपर जाएगा तब कोई ट्रेड में फिर से आपके साथ शेयर करूंगा। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है IRFC। तो IRFC का मतलब है, आप सभी जानते हैं, इंडियन रेलवे कैटरिंग टूरिज्म, मतलब कैटरिंग जो टूरिज्म कॉर्पोरेशन है, इसी के बारे में बातचीत किया जा रहा है। तो इंडिया के एक गवर्नमेंट कंपनी होने के नाते भी इस कंपनी में दम है कि फ्यूचर में आपको अच्छा खासा रिटर्न देने का। क्योंकि देखिए, इस कंपनी आज तो गवर्नमेंट है, तो मेरे हिसाब से धीरे धीरे करके खुद गवर्नमेंट खुद का जो स्टेक है वो बेचेंगे। तो अभी कंपनी के इन्वेस्टर के बारे में बात करो, देखिए एक टाइम 87% का होल्डिंग था। गवर्नमेंट ने क्या किया, उसके बाद धीरे धीरे करके खुद का स्टेक बेचा, 67 बनाया, आज 62% के आसपास है। और उसका फायदा डायरेक्टली कौन उठा रहा है? FIs और DIs उठा रहा है। पब्लिक के पास तो होल्डिंग्स है, उन्होंने भी होल्डिंग पहले जितना था उतना ही होल्डिंग रखे, मगर यहाँ पे जो FIs प्रोमोटर ने जो माल बेचा, उस माल को किसने उठाया? FIs और DIs ने। अगर इस प्रोमोटर के बारे में बात करूँ तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास ही होल्डिंग्स है। तो इस होल्डिंग्स मेरे हिसाब से धीरे धीरे करके कम भी देखने को मिलेगा, क्योंकि मैं रेलवे के बहुत जगह पे मैं ये देख चुका हूँ कि जो रेलवे गवर्नमेंट का जो स्टाफ था, उस स्टाफ को वो चेंज किया गया। मतलब उस जगह पे रेलवे गवर्नमेंट का जो स्टाफ था उसको चेंज करने के बाद प्राइवेट कंपनी का स्टाफ रखा जा रहा है। इसका मतलब टोटली जो गवर्नमेंट सेक्टर है, रेलवे गवर्नमेंट सेक्टर है, वो चाहते हैं धीरे धीरे करके खुद का पूरा का पूरा हिस्सेदारी पब्लिक को, मतलब एज ए किसी ना किसी कंपनीज को बेच दे। तो मेरे कहने का मतलब है, जब वो मतलब गवर्नमेंट के पास कोई भी कंपनी रहते हैं तो उसका ग्रोथ होने का चांसेस स्लो हो जाता है। कभी भी अगर प्राइवेट कंपनी के हाथ में लग गया इतना अच्छा खासा कंपनी, तो वो रॉकेट बन सकता है। इंडिया के जितने सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है टिकट बुकिंग का, नंबर वन प्लेटफॉर्म, मतलब टिकट बुकिंग का जो प्लेटफॉर्म है वो IRCTC है। तो इसीलिए इस कंपनी के ऊपर रहना है कि नहीं रहना है वो तो आपके हाथ में होगा। कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो मुझे बहुत शानदार लगता है। कंपनी इस बार हाईएस्ट प्रॉफिट जनरेट किया, करीबन 1000 फर्स्ट टाइम कंपनी टच किया। तो पिछले बार 665 करोड़ के आसपास कंपनी का प्रॉफिट हुआ था, इस बार 1000 करोड़ के आसपास कंपनी प्रॉफिट दिखाया। तो कंपनी का सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, रिटर्न ऑफ इक्विटीज एंड परसेंटेज ऑफ रिटर्न, सब कुछ यहाँ पे बेस्ट लेवल में देखने को मिला है। तो ओवरऑल बात करूँ इस कंपनी के चार्ट पैटर्न्स का, तो वो आप देखेंगे तो कंपनी के ऊपर मैंने आपको एक ट्रेन लाइन ड्रॉ करके दिया था। ये ट्रेन लाइन क्या बता रहा है? देखिए, मैं एक ट्रेन लाइन यहाँ पे 2 ट्रेन लाइन ड्रॉ करके दिया हूँ। मैं डिलीट करता हूँ एक को, हाँ अभी ठीक है। देखिए यहाँ पे बार बार वो इस रेजिस्टेंस को वो रिटेस्ट किया। कितनी बार रिटेस्ट किया आप ध्यान से देखेंगे। तो यहाँ पे भी रिटेस्ट किया, ऊपर में 2 बार, यहाँ पे भी 1 बार, यहाँ पे भी 1 बार, और यहाँ पे देखिए एक ब्रेकआउट दिया। मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ, कोई भी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को किसी भी हाई वॉल्यूम के साथ अगर ब्रेकआउट करे तो ब्लाइंडली वहाँ पे निवेश मत कर देना, मतलब एज ए ट्रेडिंग मत लेना, क्योंकि वहाँ से वो रिवर्सल करेगा। उसके बाद अगर ब्रेकआउट दिखे तो एंटी मिलेगा। तो मेरे हिसाब से इस कैंडल के ऊपर एंटी आपको होना चाहिए। तो ऑब्वियसली मैं इस कैंडल के ऊपर एंटी नहीं लूंगा। मैं एंटी लेना चाहता हूँ 200 डेज EMA के ऊपर। 200 डेज के EMA के ऊपर कोई भी कैंडल बने तब मैं एंटी लूंगा, और मेरा टारगेट रहेगा 734 के आसपास। तो यहाँ पे मैंने टारगेट आपको क्यों मेंशन किया? 2 कारण की वजह से। पहली बात, कंपनी यहाँ पे गैप डाउन में ओपन हुआ और इस गैप को वो कभी ना कभी फिलअप करेगा जरूर। और यहाँ पे कंपनी की एक बिग रेजिस्टेंस है, जिस रेजिस्टेंस कम सप्लाई जोन भी है, यहाँ से कंपनी के ऊपर बिग क्रैश देखने को मिला था। तो मेरे हिसाब से इस रेंज में कभी ना कभी, आज नहीं तो कल, इस रेंज में कंपनी फिर से वापस जरूर जाएगा। तो मैं इंतजार कर रहा हूँ इस लेवल को ब्रेकआउट करने का। तो जब ब्रेकआउट करेगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। तो तो ये जो वीडियो आपको मैं हमेशा कोई भी लेवल्स बता रहा हूँ, इस लेवल को देखकर प्लीज बाय सेल मत कर लेना, क्योंकि मेरा खुद के ओपिनियन के हिसाब से, मैं मेरे इतने सालों के एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं सारे पॉइंट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये टोटली एजुकेशन पर्पस में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो आप प्लीज किसी भी कंपनी के ऊपर निवेश कर रहे हैं तो, और ट्रेडिंग कर रहे हैं तो प्लीज आपके रिस्क के हिसाब से जरूर करिए, क्योंकि ये आपका ओपिनियन होना चाहिए, मेरा ओपिनियन नहीं है। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है सोना BLW। तो सोना BLW एक्चुअली सोना कॉम्स नाम से जाना जाता है। तो इस कंपनी के बारे में एक ही बात कहूंगा, तो इंडिया में जितने सारे ऑटो इंश्योरेंस कंपनी है, तो इसका नाम भी एक अच्छा खासा लेवल्स में देखने को मिलता है। टॉप 5 रैंकिंग में इसका नाम है। क्यों ना रहे, कंपनी का परफॉर्मेंस जो बहुत अच्छा खासा है, ROC ROE तो बेस्ट है, डेप्थ एकदम ना के बराबर है,
एनुअली इनकम भी अच्छा है। प्रोमोटर के पास होल्डिंग थोड़ा सा कम है। तो कंपनीज के प्रोमोटर का होल्डिंग्स अगर मैं आपको दिखा दूं तो एक टाइम प्रोमोटर के पास अच्छा खासा होल्डिंग्स था। आज वो प्रोमोटर ने माल बेचा और वो माल किसके पास चला गया? एफआईएस के पास। तो आप कहेंगे सर प्रोमोटर ने माल बेचा, एफआईएस ने माल खरीदारी की है, तो क्या इस कंपनी के ऊपर लॉन्ग टर्म के लिए सोचना चाहिए? देखिए मुझे थोड़ा सा यहाँ पे इस जगह पे थोड़ा सा डाउटनेस है, क्योंकि प्रोमोटर ने क्यों माल बेचा और वो माल क्यों एफआईएस ने खरीदारी की है, डीएस ने क्यों खरीदारी नहीं की है? देखिए डीएस के पास तो पहले भी होल्डिंग था। उन्होंने देखिए जब माल बेचा गया तो छोटा मोटा स्टेक खरीदारी की है। और जो एफआईएस के पास सिर्फ 8% का होल्डिंग था, आज 30% के आसपास होल्डिंग्स है। मतलब 3 गुना से भी ज़्यादा कंपनी के ऊपर होल्डिंग्स इंक्रीज किया। तो इसके पीछे कोई ना कोई तो लॉजिक रहेगा। देखिए कुछ भी लॉजिक रहे तो मैं तो ट्रेडर्स के बेसिस में ज़्यादा से ज़्यादा काम करता हूँ। तो उस बेसिस में देखा जाए तो इस कंपनी का परफॉर्मेंस जो है वो अच्छा खासा देखने को मिला। जैसे सेल्स इस बार अच्छा खासा लेवल्स में हुआ, 550 से 750 के आसपास, करोड़ के आसपास। टोटल एक्सपेंस भी कंपनी मेंटेन्स की, उसके बाद कंपनी का प्रॉफिट भी अच्छा खासा देखने को मिला। तो नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूँ तो 76 करोड़ से बन चुके 112 करोड़। तो हर दिशा में कंपनी की तो पॉजिटिविटी है। साल भर में भी देखिए कंपनी कंटिन्यूसली खुद का प्रॉफिट भी इंक्रीज करता जा रहा है। देखिए बहुत सारे लोगों के ये भी कंफ्यूजन होते हैं, सर प्रोमोटर अगर पूरा माल बेच दिया कि कंपनी बर्बाद हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। आज एल को देख लेना, आज आईटीसी को देख लेना, यहाँ पे कोई भी प्रोमोटर नहीं है, सारे के सारे इंस्टीट्यूशन के पास ही है। तो मेरे कहने का मतलब है कि किसी भी कंपनी के ऊपर प्रोमोटर माल बेचकर भाग रहा है तो उसका दो कारण हो सकते हैं। कंपनी में खराबी हो तो तब प्रोमोटर बेचते हैं, अगर कंपनी में अच्छा ही हो प्रोमोटर बेच रहे हैं तो उसके पीछे और कोई कारण हो सकते हैं। तो मेरे हिसाब से कंपनी का तो परफॉर्मेंस ठीक है। सेल्स ग्रोथ भी 3 साल 5 साल में अच्छा खासा है, प्रॉफिट ग्रोथ भी सेम टू सेम है और रिटर्न ऑफ इक्विटी भी सेम टू सेम देखने को मिला। हर पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा तेजी और ग्रोथ देखने को मिला है। तो रही बात कंपनी की म्यूचुअल फंड वाले ने क्या किया वो आपको देखना जरूर चाहिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड के जो होल्डिंग्स है वो किस तरीके से वो ऑपरेट कर रहे हैं आप देखिए। देखिए कंटिन्यूसली फरवरी, मार्च और अप्रैल इस तीनों मंथ में अच्छा खासा बाइंग किया गया। मई और जून मंथ में यहाँ पे क्या किया गया? सेल अप किया गया। और इस सेल अप होने के बाद कंपनीज के ऊपर एक प्रेशर कंपनी के ऊपर यहाँ पे बना। अगर मैं इसी चीज को आपको चार्ट पैटर्न्स में दिखा दूँ तो आप देखेंगे तो मई मंथ कौन सा मंथ में बाई हुआ था मैं आपको दिखा दूँ तो अप्रैल, मार्च और अप्रैल। तो मार्च और अप्रैल मतलब कहाँ पे? देखिए अप्रैल और मार्च में कंटिन्यूसली बाइंग किया गया, इसलिए किस तरीके से इसको ऊपर लेके गया। तो यहाँ पे एक बाइंग ट्रेंड भी बना था तो इसलिए शायद उन्होंने बाई किया। देखिए मैं पहले भी मेंशन किया हूँ, यहाँ पे क्या बना ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे एक शोल्डर बना, उसके बाद देखिए एक बिग हेड बना। तो बिग हेड बनने के बाद यहाँ पे भी एक शोल्डर स्केड हुआ। तो एंटी लेवल्स इस कैंडल के ऊपर था और यहाँ पे टारगेट यहाँ पे था, तो इजीली टारगेट अचीव किया। मैंने आपको ये भी मेंशन किया था यहाँ पे कंपनी इस टारगेट को अगर फ्लो में ब्रेकआउट करे तो नेक्स्ट आपको टारगेट रहेगा यहाँ तक 600 के आसपास, 605 के आसपास। तो इजीली देखिए उसको टारगेट अचीव किया, उसके बाद करेक्शन भी हुआ। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे थोड़ा सा टाइम बिताएगा, उसके बाद ब्रेकआउट करके ऊपर जाने के लिए वो जरूर तैयार रहेंगे। तो बाकी कोई भी लेवल्स बनता है तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। तो फिलहाल के लिए कोई भी लेवल्स नहीं है, उसके लिए इंतजार करना। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके नाम है लनकार होल्डिंग्स लिमिटेड। तो लनकार होल्डिंग्स लिमिटेड एक रियलिस्टिक इंडस्ट्रीज में काम करने वाला कंपनी है। इस कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट आया। वो अपडेट क्या है आप देखेंगे, कंपनी बोनस देने वाला है 1:2 रेशियो का। हर 2 शेयर में कंपनी 1 शेयर देने वाला है। तो इसके लिए कंपनी के ऊपर रिसर्च करना, उसके बाद काम करना। आशा करता हूँ सारी जानकारी मिल चुका है। मेरे वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।